हे एवरीबॉडी, स्टडी ग्लोज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दीपक यादव। देखेंगे 11 अप्रैल 2021 यानी आज की तारीख के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस को। इस वीडियो में हम लोग अलग अलग न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो को आप लोग डेली करंट अफेयर का वीडियो भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का डिस्कशन करेंगे। सो बढ़ते हैं आगे, एक बार नजर मार लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स का डिस्कशन करना है हम लोग को इस वीडियो के अंदर। नो डाउट आप लोगों को जो ये आर्टिकल्स हैं इनमें बहुत सारे आर्टिकल्स 2-3 दिन पुराने नजर आ रहे होंगे। इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन ये है कि देखो 2-3 दिन पहले से ये जो वीडियो है ये अपलोड नहीं हो पा रहा था किसी टेक्निकल इशू की वजह से। नाउ जो कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह गए हैं उनको भी हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले टॉपिक में हम बात करेंगे आईएनएस विराट के बारे में। इंडियन नेवल शिप विराट न्यूज़ के अंदर क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी बन चुकी है। तो डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक को। और यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आप लोगों को एक बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि हर एक आर्टिकल को हम लोग डिटेल में तो कवर करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ एक एमसीक्यू भी हर एक आर्टिकल से रिलेटेड कवर करने वाले हैं, ताकि आपको जीके की नॉलेज तो हो ही जाएगी, साथ ही साथ करंट की नॉलेज तो हो जाएगी, साथ ही साथ आपको जो है हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो सेकंड आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं, ये भी 2-3 दिन पुराना आर्टिकल है, चिनाब ब्रिज के बारे में। थर्ड आर्टिकल हम सदाबहार मैंगो के बारे में बात करेंगे। लेपरोज एक्सरसाइज अगला आर्टिकल होगा। ये एक्सरसाइज कहाँ पर कंडक्ट करवाई जा रही है और किस किस के कंट्रीज के बीच में यहाँ पर एक्सरसाइज हो रही है। उसके बाद हम बात करेंगे सीबीआई के बारे में। फिर उसके बाद ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट हाल ही में लॉन्च करी गई है, इसमें इंडिया की क्या रैंक है इसको डिस्कस करने वाले हैं। सेवेंथ आर्टिकल में हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म के बारे में। ये प्लेटफॉर्म से क्या फ़ायदा होने वाला है भारत को। चैफ टेक्नोलॉजी अभी हाल ही में डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने लॉन्च की है, तो डिस्कस करने वाले हैं इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। जो 9वां टॉपिक है वो आपका होमवर्क है, आपको उसको पढ़ना है। जैसे ही आप उसको पढ़ोगे उसके बाद आप लोग एबल हो जाओगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है और इसका उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में देना है सभी लोगों को। देखो है क्या क्वेश्चन, हाल ही में स्पाइसेस बोर्ड्स ऑफ इंडिया ने साइन किया है एक एग्रीमेंट। वो किसके साथ किया है? डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी या एआईआईबी। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में। और देखो सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है इसके अंदर, क्योंकि जो ये क्वेश्चन होता है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। और अभी तक आपने स्टडी ग्लोज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। यहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हो। तो देखते हैं आज का हम अपना सबसे पहला आर्टिकल। बात करी गई है इंडियन नेवल शिप विराट के बारे में। ये बहुत बड़ा शिप है, आप देख पाओगे जो पिक्चर में दिख रहा है। अब ये नेवी का डिकमीशन्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब इस पे आप विमान रख सकते हो, विमान को लेकर ये चल सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी बन चुकी है। प्राइवेट प्रॉपर्टी क्यों बन चुकी है? क्योंकि इसको एक प्राइवेट कंपनी ने खरीद लिया है, क्योंकि नेवी ने इसको डिकमीशन कर दिया, एक तरीके से रिटायर कर दिया। अब ये नेवी में वर्क नहीं करेगा, तो इसको प्राइवेट प्रॉपर्टी ने खरीदा। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या कर रही है, इसको 40% तक ब्रेक डाउन कर चुकी है, इसके पार्ट्स हटा चुकी है, अलग कर चुकी है। अब यहाँ पर दूसरी कंपनी क्या बोलती है? दूसरी कंपनी का कहना यह है, पेटिशन डाला गया सुप्रीम कोर्ट में और उसने बोला कि जो ये शिप है इसको म्यूजियम बना देना चाहिए तो ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन ऐसा यहाँ पर अभी कुछ हो नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया कि इसको प्राइवेट कंपनी ने खरीद लिया है, तो ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी बन चुकी है। देख पाओगे ये द हिंदू के अंदर आर्टिकल आया था, आईएनएस विराट नाउ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये बोला था सुप्रीम कोर्ट ने। नाउ देखो इसी चीज़ को देखते हुए 10 फरवरी में क्या हुआ था, जो कोर्ट है उसने एक स्टे ऑर्डर लगा दिया था कि इस शिप के आप कह सकते हो पार्ट्स को अलग नहीं करा जाएगा। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद अब यहाँ पर किसी प्राइवेट कंपनी, कौन सी कंपनी है, गुजरात के अंदर है वो, श्री राम बेस्ड ग्रुप, एक आज शिप ब्रेकिंग यानी शिप को तोड़ने वाली कंपनी है, इसने इसको खरीद लिया था और अब यहाँ पर वो इसको पूरी तरह से ब्रेक डाउन कर रहा है। ओके, तो उसी के बारे में यहाँ पे आर्टिकल था। नाउ हमने देख लिया ये करंट न्यूज़ क्या है, क्योंकि इसको ब्रेक डाउन करा जा रहा है। तो देखेंगे आने वाले टाइम पर क्या हम लोग को देखने को मिलता है, सुप्रीम कोर्ट और क्या करता है, क्या इसको पूरा ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा? जैसा मैंने आपको बताया 40% तक इसको ब्रेक डाउन कर दिया गया है। ओके, नाउ यहाँ पे हम लोग अब यहाँ पे कुछ स्टैटिक पोर्शन देखते हैं। जो इंडियन नेवल शिप विराट है ये एक सेंटोर क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है, जैसा मैंने आपको बताया इस पर आप विमान रख सकते हो। ये इंडियन नेवी का आप कह सकते हो जो है शिप रह चुका है। और ये जो आईएनएस विराट है
ये एक फ्लैगशिप था इंडियन नेवी का। देखो आईएनएस विक्रमादित्य था, उससे पहले ये वाला शिप हमारा एक फ्लैगशिप माना जाता था, जिसको कमीशन किया गया था 2013 के अंदर। नाउ ये जो शिप है इसको कंप्लीट कर लिया गया था, और आप कह सकते हो उसको कमीशन किया गया था, यानी कि किसी नेवी के अंदर लाया गया था 1959 में। किसके अंदर? रॉयल्स नेवी के अंदर। फिर इसको उस नेवी से जो है इसको डिकमीशन कर दिया गया, हटा दिया गया, उसको रिटायर कर दिया गया एक तरीके से आप कह सकते हो 1984 में। फिर उसके बाद जब 1984 में इसको उस नेवी से हटाया गया तो फिर इसको बेच दिया गया था भारत को, और भारत ने इसको 1987 में लिया था। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमने काफ़ी टाइम तक इसको इस्तेमाल किया, 1987 से लेकर 2016 तक इस शिप ने हमारे लिए सर्व किया है, और फिर उसके बाद हमने भी इसको डिकमीशन कर दिया। आई होप आप लोगों को ये पूरा पिक्चर क्लियर हो गया। नाउ अब यहाँ पे उठता है एक क्वेश्चन। देखो हर एक आर्टिकल से मैंने बोला था कि एमसीक्यू लगा दिया है मैंने, तो ये पहला क्वेश्चन उठता है इसी आर्टिकल से। वो क्या बोलता है कि देखो आईएनएस विराट के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो यूपीएससी जो है वो इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत कम ही से पूछे जाते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आपको कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दे दी जाती है, तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो आईएनएस विराट एक एयरक्राफ्ट कैरियर है इंडियन नेवी का, हमने अभी डिस्कस किया। चलो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हाँ। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, जो ये शिप है इसको कंप्लीट करा गया था और लाया गया था रॉयल नेवी में 1959 में, और वहां से डिकमीशन कर दिया गया था 1984 में। हाँ, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, इसको हमने बिल्कुल अभी पढ़ा, क्योंकि फिर 1984 में इसको डिकमीशन करने के बाद भारत को बेच दिया गया था, और भारत ने इसको 2016 तक यूज़ किया है ना। तो कौन सा करेक्ट आंसर है? वो है सी, बोथ 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे आता है चेनाब ब्रिज। अब यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, आपको मालूम होगा, हाल ही में काफ़ी प्रशंसा की है हमारे इंडियन रेलवे की, कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट काफ़ी हद तक कंप्लीट किया है। चेनाब ब्रिज आप देख पाओगे जो है ये कनेक्ट करता है जम्मू को कश्मीर घाटी के साथ। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे चेनाब ब्रिज जो है उसका एक सिर्फ आर्च कंप्लीट करा गया है। देखो इस तरीके से यहाँ पे ये चेनाब ब्रिज का आर्च बनाया जाएगा, फिर उसके बाद ये ब्रिज इस तरीके से कुछ कंप्लीट होगा, लेकिन अभी इसका सिर्फ और सिर्फ ये आर्च कंप्लीट किया गया है, उसी वजह से ये ब्रिज न्यूज़ के अंदर है। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे ये है पीआईबी का आर्टिकल, पीएमओ ऑफिस का, डायरेक्टली वहाँ से आप कह सकते हो पोस्टेड आर्टिकल है, पीआईबी में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नाउ यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं इस ब्रिज के बारे में। देखो इसकी लेंथ ज़रूर कवर करना है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेल ब्रिज है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इस ब्रिज की लेंथ है 1315 मीटर, 17 स्पैन्स लगे हुए हैं, और आप देख पाओगे यहाँ पर मेन जो है इसका काम वो आर्च से है, और उसी आर्च को कंप्लीट किया है जो कि मैंने अभी आपको न्यूज़ के अंदर, सॉरी पिक्चर के अंदर दिखाया था। नाउ अब यहाँ पर जो है देख पाओगे एक दो चीज़ और मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बोला यह जा रहा है कि जो ये ब्रिज है ये कनेक्ट करता है किसको? जम्मू से कश्मीर घाटी को। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें, ये ब्रिज बहुत ही ज़्यादा मजबूत होने वाला है। इवन यहाँ पे जो ट्रेन है वो 100 किलोमीटर की स्पीड से निकल जाएगी, तो भी यहाँ पर इस ब्रिज को कुछ नहीं होगा। अर्थक्वेक आ जाएगा लगभग 1 मैग्नीट्यूड तक का, तब भी यहाँ पर इस ब्रिज को कुछ नहीं होने वाला। ऐसा यहाँ पे बताया गया है कि इतनी लागत लगाकर इस ब्रिज को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाया गया है। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे इस ब्रिज की जो हाइट है वो चेनाब रिवर के ऊपर से, ये आपको देखना है कि जो चेनाब रिवर है उससे उसी के ऊपर ये ब्रिज बनाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना है चेनाब रिवर बेड से जो इस ब्रिज की हाइट है वो है 359 मीटर, और इसी के साथ ये दुनिया का हाईएस्ट रेल ब्रिज बन जाता है। इवन इसकी जो हाइट है वो आईफिल टावर से भी ऊंची है। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे ये एक और जो है पिक्चर लगा दिया है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसको आप लोग देख सकते हो। नाउ अब इस आर्टिकल से क्वेश्चन बनता है, चेनाब रेलवे ब्रिज, इसको अभी न्यूज़ के अंदर देखा गया था, ये कहाँ पे लोकेटेड है आपको बताना है। लद्दाख, पंजाब, जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश। 3 सेकंड का वक्त दे रहा हूँ, जल्दी से यहाँ पर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर दो। हाँ, तो करेक्ट आंसर क्या है? सी, जम्मू और कश्मीर। नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल नंबर 3 यहाँ पे बात करता है सदाबहार मैंगो के बारे में। तो देखो एक फार्मर हैं जिनकी पिक्चर आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, इनका नाम है श्री किशन सुमन। तो इनकी 55 की एज है। एक फार्मर हैं जो कि बिलोंग करते हैं राजस्थान कोटा से। इन्होंने डेवलप किया है एक नए तरीके के मैंगो की वैरायटी को, मैंगो की नई प्रजाति को देख लिया गया है, और आपको ये पूरे साल आप कह सकते हो ये मैंगो रह सकता है, यानी राउंड द ईयर पूरे साल आपको ये मैंगो देखने को मिल सकता है। इतनी बढ़िया यहाँ पर ये डिस्कवरी करी गई है। नाउ यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं इस मैंगो के बारे में।
सबसे पहले ये आर्टिकल आप देख पाओगे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा पोस्ट किया गया था, यानी सरकारी आर्टिकल है, तो आप कह सकते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे कुछ ये मैंगो इस तरीके का दिखाई देता है, ऑरेंज कलर इसका आपको ऊपर से देखने को मिल जाएगा। जो ये फ्रूट है यानी मैंगो है, जो इसका टेस्ट है वो काफ़ी मीठा है, अगर हम बात करें जो लंगड़ा आम आता है उसके कंपैरिजन में। ओके, एक ड्वार्फ वैरायटी है, यानी कि एक छोटी सी वैरायटी है, आप इसको इवन अपने पॉट्स वगैरह गमलों वगैरह में भी उगा सकते हो, लेकिन कुछ ही साल तक, फिर उसके बाद वो पेड़ होने लग जाएगा बड़ा, तो उसको वहाँ से हटाना पड़ेगा, ऑब्वियस ही बात है। यहाँ पे इसका कलर डीप ऑरेंज है, मैंने आपको बता दिया। और जो पल्प है यानी खाने की चीज़ें जो आम के अंदर बेसिकली, उसके अंदर जो फाइबर है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, जो ज़्यादा होना चाहिए था। ओके, नाउ इसी की वजह से इस वैरायटी, ये जो वैरायटी है ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है बाकी सारी वैरायटीज़ से। नाउ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी आती है, जो ये इनोवेटिव एट्रीब्यूट है इस वैरायटी का, इसको वेरीफाई कर लिया गया है। यानी कि देखो नई चीज़ है, नई चीज़ डिस्कवर करी गई है, तो इसको पूरी तरह से वेरीफाई करा है नेशनल इनोवेटिव फाउंडेशन के द्वारा। ये इंडिया की एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आती है। ओके, नाउ बढ़ते हैं अब यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज सदाबहार, ये सदाबहार क्या है, जो कि हाल ही में आपको न्यूज़ में देखने को मिला था। ऑप्शंस आपके पास हैं, क्रूज मिसाइल है, वैरायटी ऑफ राइस है, वैरायटी ऑफ फ्लावर है, या फिर वैरायटी ऑफ मैंगो है। अब जिन्होंने ये करंट अफेयर पढ़ा ही नहीं होगा, आधे से ज़्यादा वैरायटी ऑफ फ्लावर पर लगाकर आ जाते है ना, 100% यही होता। लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, वैरायटी ऑफ मैंगो है। ओके, नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है ला पेरोज एक्सरसाइज के बारे में। तो जो इंडियन नेवी शिप है, यानी कि आप देख पाओगे आईएनएस सतपुरा, यानी भारत के शिप के बारे में बात हो रही है। इंडियन नेवी शिप भारत का जो है आईएनएस सतपुरा, आईएनएस किल्तन, इसके साथ P8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, ये सब जो है पार्टिसिपेट करेंगे इस ला पेरोज एक्सरसाइज के अंदर। और ये ला पेरोज एक्सरसाइज कहाँ पर होने वाली है, ये होगी ईस्ट इंडियन ओशियन में। इंडियन ओशन आपको मालूम है नीचे की साइड, तो वहाँ पे ईस्टर्न साइड में ये एक्सरसाइज कंडक्ट करने वाले हैं। और ये एक्सरसाइज बेसिकली खत्म हो चुकी है, लेकिन ये न्यूज़ के अंदर थी, हमने इसको डिस्कस नहीं किया है, तो हम लोग इसके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। आपसे जो है इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। लाइव मिनट का ये आर्टिकल आप देख पाओगे, इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया है मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज यानी ला पेरोज के अंदर। तो ऑब्वियस ही बात है हमारे लिए हो जाता है ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट। तो जो आईएनएस और जो एयरक्राफ्ट है, ये आप कह सकते हो इन सभी ने मिलकर इस एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट किया है, भारत के जितने भी हैं। ठीक है, मैं क्या कौन कौन से हैं मैंने आपको बता दिया, आपको नाम ध्यान रखना है। आईएनएस सतपुरा है, आईएनएस किल्तन है, और P81 एक हमारा पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ओके, अब यहाँ पे इंडिया के साथ कौन कौन था इस एक्सरसाइज के अंदर, फ्रांस है, और जितने भी हमारी क्वाड कंट्रीज़ हैं। क्वाड के अंदर बेसिकली 4 कंट्रीज़ आपको मालूम होगा, वो कौन कौन सी हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और इंडिया। तो ये एक तरीके से यहाँ पर क्वाड कंट्रीज़ भी हैं, साथ ही साथ फ्रांस भी है इस एक्सरसाइज के अंदर। जो ये एक्सरसाइज है ला पेरोज, इसको फ्रांस जो है आप कह सकते हो कंडक्ट करता है, और इसके अंदर वही जो वेपन की फायरिंग वगैरह की अभ्यास करा जाएगा। ठीक है, वेपन को फायर वगैरह करा जाएगा, जैसे अभ्यास होता है उसी तरीके से यहाँ पर ये करने वाले हैं, जो आपस की ये जो आप कह सकते हो जो भी एयरक्राफ्ट होंगे वो आपस में मिलकर। ओके, नाउ अब आते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ। यह बन जाता है हमारा एक क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो ये मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है ला पेरोज, इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। सबसे पहला स्टेटमेंट बोलता है इंडियन नेवी शिप आईएनएस सतपुरा, आईएनएस किल्तन और साथ ही साथ हमारा P81 जो पेट्रोल एयरक्राफ्ट है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। क्या वाकई में स्टेटमेंट सही है? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल अभी हमने पढ़ा है। जो ये एक्सरसाइज ला पेरोज है ये कंडक्ट करवाई जाती है फ्रेंच नेवी के द्वारा, बिल्कुल सही है ये भी। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर हुआ सी, बोथ 1 और 2। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अब न्यूज़ के अंदर है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं CBI। अब ये न्यूज़ के अंदर क्यों है, बेसिकली देखो, जो हमारे जो पहले वाले डायरेक्टर थे CBI के, वो हो चुके हैं रिटायर, जिनका नाम ऋषि कुमार शुक्ला है, 2 फरवरी को रिटायर हो चुके हैं। अब जो बीच का पीरियड है उसके लिए नए डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किया गया है एज अ इंटरिम CBI डायरेक्टर, जिनका नाम है प्रवीण सिन्हा। तो यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि भाई डायरेक्ट आप रेगुलर डायरेक्टर को अपॉइंट करो ना। देखो गवर्नमेंट जो है इस काम में फेल रह चुकी है हमेशा, क्योंकि हम लोगों ने ये देखा है जब जब CBI डायरेक्टर रिटायर हुआ है तो डायरेक्टली किसी रेगुलर डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं किया गया है। बीच में यहाँ पर एक इंटरिम डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया है, मतलब थोड़े टाइम के लिए अपॉइंट किया गया है।
ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट इस चीज़ में फेल रह चुकी है, ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है। तो ये जो गवर्नमेंट है इसको इस चीज़ के ऊपर काम करना पड़ेगा, एजेंसी को एक इंडिपेंडेंट की तरह जो है आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर सीबीआई के डायरेक्टर जो है उसको जल्दी से, कोई रिटायर हो रहा है तो एकदम से ही हमें रेगुलर डायरेक्टर चाहिए। ओके, नाउ अब कुछ स्टैटिक पोर्शन कवर करते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सीबीआई की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है भारत की, और ये ऑपरेट करती है अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। आपको ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर में ये सीबीआई डायरेक्टर काम करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? देखो, इसको सेटअप किया गया था ताकि जो हम घूसखोरी वगैरह देखते हैं, गवर्नमेंट के अंदर करप्शन वगैरह देखने को मिलते हैं, उन चीज़ों से हम लोग बच सकें। ठीक है, यानी कि जो करप्शन वगैरह है गवर्नमेंट का वो ना हो, अगर होता है तो उसके प्रति इन्वेस्टिगेशन होगी, और इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? वो करेगा सीबीआई। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, इसको सेटअप किया गया था 1965 में ताकि इन सब चीज़ों को हम लोग टेकल कर पाएँ। उसके बाद सीबीआई का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये क्वेश्चन पहले बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। नाउ आप देख पाओगे, ये आर्टिकल द हिंदू में आया था, एससी फ्रोन्स ऑन इंटरिम हेड फॉर सीबीआई। यहाँ पर बोला गया था सीबीआई के जो हेड हैं एक तरीके से उनका अपॉइंटमेंट जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। नाउ यहाँ पे आर्टिकल में, इस आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? सबसे पहला स्टेटमेंट आता है, इट ऑपरेट्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्या सही है? ये हमने अभी पढ़ा था वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर में आता है, तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? द सीबीआई हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। तो जी हाँ, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? वो हो गया सेकेंड। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे है, एक सेकेंड, हाँ चलो, नेक्स्ट आर्टिकल आता है यहाँ पर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में। तो जो इंडिया की प्लेस है इस रिपोर्ट के अंदर वो 28 प्लेस डाउन पहुंच चुकी है, यानी कि इंडिया इसमें पहले 28 प्लेस अप रहता था, अब यहाँ पर और जो है गिर चुका है। अगर हम लोग बात करें, ये ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट को लाता कौन है? वो लाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओके, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और अब यहाँ पर आप देख पाओगे, बोला ये जा रहा है इंडिया ने बहुत ही वर्स्ट परफॉर्म किया है, बहुत ही गलत आप कह सकते हो, बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस रही है इसकी। ठीक है, उसकी तरफ अगर उसके बाद अगर हम लोग बात करें, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, इन सभी से जो पीछे रह चुका है इंडिया। ये देख पाओगे, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, यहाँ पे खुद बताया गया था कि जो इंडिया की रैंक है 156 कंट्रीज़ के अंदर में 140 रैंक है इंडिया की, और 28 स्पॉट डाउन पहुंच चुका है। यहाँ पे आप देख पाओगे जो ग्लोबल में टॉप 10 कंट्रीज है वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आइसलैंड। आइसलैंड बिल्कुल टॉप पर आप देखने को मिलेगा। यहाँ पर मतलब जो जेंडर गैप है वो नहीं देखने को मिलता। जेंडर गैप बेसिकली किसको बारे में बोला गया है, यानी मेल और फीमेल के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव देखने को मिलता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। उसके बाद आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, स्वीडन, नामीबिया, रवांडा, लिथुएनिया, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, ये सभी कंट्रीज जो हैं टॉप पर हैं। उसके बाद अगर हम इस आर्टिकल में बारे में बात करें तो हमने देख लिया इंडिया की रैंक है 140 आउट ऑफ 156 कंट्रीज। आपको इस रैंक के बारे में ध्यान रखना है। जो साउथ एशिया है वो पूरा का पूरा उसने वर्स्ट परफॉर्म किया है। अगर हम इंडिया की बात करें खाली तो ऐसा नहीं है, बाकी सारी साउथ एशियन कंट्रीज़ के बारे में बात करें तो सभी की परफॉर्मेंस काफ़ी बुरी रही है, सभी कहीं ना कहीं डाउन पहुंच चुके हैं इस रैंक के अंदर। मतलब यहाँ पर जो मेल फीमेल है उनके प्रति काफ़ी ज़्यादा भेदभाव देखने को मिलता है। इवन यहाँ पर एक डाटा ये बताता है कि 81 कंट्रीज़ यानी 81 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर वेमेन को हेड ऑफ स्टेट बनाया ही नहीं गया है अभी तक। हेड ऑफ स्टेट यानी वेमेन के हाथ में कोई पावर ही नहीं आई है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 है इसको पब्लिश करा गया है किसके द्वारा? मैंने अभी आपको बताया था। करेक्ट आंसर क्या है? अभी रुक कर 3 सेकंड मैं आपको दे रहा हूँ, नीचे करेक्ट आंसर टाइप करो। यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है सी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अभी हमने डिस्कस किया था। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ बात करी गई है इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म के बारे में। तो जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हैं इन हर्षवर्धन साहब, उन्होंने लॉन्च किया है इस प्लेटफॉर्म को। अब क्या होगा, देखो ये देखो पाओगे आप, ये पीआईबी का आर्टिकल है, अगेन गवर्नमेंट ने इसको पोस्ट किया है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो हर्षवर्धन साहब हैं इन्होंने इस प्रोग्राम को, इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसके बारे में बातचीत करी गई है।
देखो जो ये इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है, इसमें हेल्थ से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इसमें हेल्थ से रिलेटेड हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे। ये एक नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि आप देख पाओगे हमारे पास इससे पहले भी एक इस तरीके का प्रोग्राम है। वो क्या है? इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम। तो इसी को ही आप कह सकते हो रिफाइंड वर्जन है ये जो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो भारत जो है पहली कंट्री है दुनिया के अंदर जिसने इस तरीके का डिजीज सर्विलेंस सिस्टम को अडॉप्ट किया है। आपको ध्यान रखना है, मतलब क्या है कि जो डिजीज है, बीमारियां हैं, इनका डेटा हम लोग अपने पास रखेंगे और इन डेटा को ट्रैक करेंगे, इस डिजीज के बारे में पता करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, किसी भी बीमारी है, सर्विलेंस मतलब उस पर हम लोग अच्छी तरीके से फोकस कर रख रखा है, हम ट्रैक कर रहे हैं, निगरानी रख रखी है उस बीमारी के ऊपर। ठीक है, तो डेटा वगैरह हम लोग रख रखे हैं। ओके, तो उसके बारे में यहाँ पे बातचीत करी गई है कि भारत पहली कंट्री बन चुका है दुनिया के अंदर ऐसी जिसने इस सिस्टम को अडॉप्ट किया है। अब जो नया वर्जन है ये IHIP का, ये क्या करेगा? ये जो डेटा कलेक्ट करेगा इस डिजीज के रिगार्डिंग, ओके, कोई भी डिजीज होगी तो उसके रिगार्डिंग डेटास वगैरह यहाँ पर रखे जाएंगे। अगर हम एडिशन में बात करें तो लगभग 33 डिजीज को, 33 बीमारियां को ट्रैक किया जाएगा। पहले हम लोग 18 बीमारियों को ट्रैक करते थे, नाउ अब हमने अपनी कैपेसिटी को भी इंक्रीज कर लिया है। नाउ बनता है अब एक क्वेश्चन अगेन, तो क्या है यहाँ पर? इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म IHIP, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है। सबसे पहला स्टेटमेंट बोलता है जो ये IHIP है ये एक नेक्स्ट जनरेशन हाई रिफाइंड वर्जन है IDSP का। जी हाँ, हमने अभी बिल्कुल पढ़ा, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है? इंडिया 5th कंट्री है वर्ल्ड के अंदर जिसने ऐसा डिजीज सर्विलेंस सिस्टम को अडॉप्ट किया है। क्या सही है ये? बिल्कुल नहीं, अभी हमने बात करी थी इंडिया पहली कंट्री है, नॉट द 5th कंट्री। ओके, तो करेक्ट आंसर रहा ए, तो मतलब 1 ओनली। नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आज का ये लास्ट आर्टिकल है, बात करता है चैफ टेक्नोलॉजी की तरफ। जो DRDO है, DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका आप लोगों देख पाओगे, इसने डेवलप कर लिया है एक एडवांस चाफ टेक्नोलॉजी, ताकि जो हमारी नेवल शिप्स हैं, जो भी हमारे जहाज़ हैं, हम उनको मिसाइल अटैक से प्रोटेक्ट कर सकें। उसी की वजह से हम लोगों ने इस चाफ टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे कुछ इस तरीके से ये देखने को मिलेंगी ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं। नाउ क्या है, जो डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर है, यानी DRDO की लेबोरेटरी है, इन्होंने डेवलप किया है इन 3 वेरिएंट्स को अलग अलग, जो कि हमारे इंडिया की नेवी शिप्स को बचाएंगे। ओके, जो चाफ है ये एक आप कह सकते हो एक्सपेंडेबल इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होगा, हम इंडियन नेवल शिप्स को बचाएंगे अपने दुश्मन से। अपना मान लो कोई दुश्मन है हमारा, उसने रडार सेट कर मिसाइल छोड़ दी है हमारे जो है शिप की तरफ, तो हम लोग जो है उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, उसको डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, अपनी एनिमी की जो मिसाइल है उसको डिफ्लेक्ट कर सकते हैं पूरी तरह से। उसी की वजह से यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है। नाउ आप देख पाओगे बिजनेस लाइन का आर्टिकल है और इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, बात करी गई है। देखो साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑब्वियसली बात है इंपॉर्टेंट है, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो एक टॉपिक आप कह सकते हो, एक आर्टिकल 3-4 टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट डेफिनेटली हो सकता है। यहाँ पे बात करी गई है जो DRDO है उसने डेवलप किया है एडवांस चाफ टेक्नोलॉजी, ताकि हम लोग अपने नेवल शिप्स को बचा सकें दुश्मन की मिसाइल से। तो जो चैफ टेक्नोलॉजी है इसके रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? पहला स्टेटमेंट बात करता है DRDO ने डेवलप की है, तो भाई DRDO ने डेवलप करी है, इसी को ही सुन के बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हाँ, आग बंद करके टिक लगा दो, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि हाँ ये इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर है, जो क्या होगा हमारी जो दुश्मन की जो मिसाइल है उससे बचाएगा। देख पाओगे यहाँ पे बोला गया है ये प्रोटेक्ट करेगा नेवल शिप्स फ्रॉम एनिमीज रडार एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी मिसाइल अटैक, तो दुश्मन के मिसाइल अटैक से हम लोग को बचाएगा। ये जो टेक्नोलॉजी है इसको हमने अभी डिस्कस किया, बिल्कुल सही है। तो दोनों हमारे जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, तो आंसर हो गया सी, बोथ 1 and 2। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट आर्टिकल ये है, इसको आप लोगों को पढ़ना है और इसको पढ़ने के बाद जो है जो पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब देना है नीचे कमेंट सेक्शन में। ओके, तो गाइज इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने इस पूरे वीडियो का एंड, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा है, नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर पसंद भी आया हो वीडियो को तो लाइक ज़रूर करना। नाउ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।